वेलकम स्टूडेंट्स। यह क्लास 12 यूनिट 1 सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 5 है। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था क्लोज पैकिंग, यानी कि पैकिंग हम लोग का 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में किस प्रकार से होता है। तो आज उसी से संबंधित एक टर्म है पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि संकुलन क्षमता क्या होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी, सबसे पहले पैकिंग के मतलब आपको बता दिए थे कि जो स्फेयर्स यानी कि एटम जो आपस में टच कर यानी कि संपर्क करके जो अरेंजमेंट करते हैं, तो उसके बीच में आपका कुछ वैकेंट स्पेस यानी खाली जगह बच जाता है, जिसे हम लोग वॉइड या रिक्त कहते हैं। तो रिक्त को छोड़कर बाकी सभी जगह को पैकिंग कहते हैं, है ना। यानी कि अब बात करेंगे कि जिसमें रिक्त कम है, यानी कि वॉइड अगर कम है तो उसका पैकिंग ज़बरदस्त होता है, यानी कि उसका पैकिंग एफिशिएंसी अच्छा होगा। तो हम लोग देखते हैं कि किस यूनिट सेल का यानी कि किस टाइप का अरेंजमेंट में आपका पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होता है या कम होता है, तो उसे प्रतिशत से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है कि इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, यानी कि परसेंटेज आपसे पूछा जाता है। जिसका ज़्यादा परसेंटेज होगा उसका पैकिंग एफिशिएंसी उतना अच्छा होगा। आइए देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। जितने भी खाली जगह है उसको हम लोग एटम से भर दिए हैं, तो कितना भर दिए हैं उसी एफिशिएंसी को हम लोग कहते हैं आपका पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत है जो कणों द्वारा संपूरित होता है। तो आपको देखते हैं कि एसएससी में SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपका जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 52.4, BCC 68%, FCC आपका 74% और CCP SCP ये 3D में हम लोग पढ़ चुके हैं। 3D में डायमेंशन में हम लोग 2 पढ़े थे, है ना। तो वो आपका CCP और SCCP का भी 74% होता है। तो एग्ज़ाम में आपका ये तीनों आपका सवाल पूछा जाता है कि SCC का कितना, BCC का कितना और FCC का कितना। आइए कुछ न्यूमेरिकल से संबंधित और हम लोग कुछ देखते हैं। एक टर्म है आपका रिलेशन बिटवीन AR-D, यानी कि आपका AR और D में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है ना। AR-D और इसका कहने का मतलब क्या है, देखिएगा। A का मतलब हो जाता है एज लेंथ, यानी कि किनारा की लंबाई, या आप बोल सकते हैं कोर की लंबाई। कोर यानी कि एज हम लोग जो बात करते हैं इस किनारे, यानी कि किनारे आप देखते हैं छत का किनारा होता है, तो उसी तरीके से ये आपका क्यूब है यानी क्रिस्टल है, उसका किनारा यानी कि कोर की लंबाई। आर हो जाता है रेडियस ऑफ स्फेयर, जो आपका जो क्रिस्टल जो है आपका जिस एटम से बना हुआ है तो उस एटम का आपका रेडियस होता है। और डी क्या होता है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस यानी कि दो पास परमाणु का दूरी, जैसे कि दो पास परमाणु आप आपस में देख रहे हैं तो उसका एक सेंटर होता है, दोनों सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग डी कहते हैं, और डी जो है ए के बराबर होता है ना, जिसको हम लोग एज लेंथ कहते हैं। ये जो आपको एटम जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है डायग्राम में, तो छोटा सा बना हुआ है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोना पर जो एटम होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। तो आप देखिएगा जो 3D में मैंने एक लेक्चर 4 में पार्ट 2 में मैंने वीडियो भी बनाया है, तो उसमें आप देखिएगा कि आपको स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से एटम अरेंज रहते हैं, है ना। तो अब देखते हैं हम लोग SCC में आपका किस प्रकार से A और R और D का रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो ये कोर की लंबाई या एज लेंथ A हम लोग माने हैं जो D के बराबर होता है। और आप देखिएगा कि ये जो है, अगर एक एटम के बारे में अगर बात करें तो एक का रेडियस हो जाता है R, यानी कि इसकी यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 2R। इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो D है, D बराबर हो जाएगा आपका 2R, और D होता है A के बराबर, यानी कि आपका A जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा 2R, है ना। या आप बोल सकते हैं कि R=A/2 या A=2R। तो जनरली आपसे जो सवाल आता है एग्जाम में कि R का रिलेशन क्या है, यानी कि R= क्या होता है, तो यानी कि आपका एटम का रेडियस बराबर हो जाता है A/2, यानी कि एज लेंथ बाय 2। आइए देखते हैं FCC में क्या होता है। FCC में आपको पता है कि कोना में तो रहता ही है एटम, कोना के साथ साथ फेस का सेंटर में भी रहता है ना। तो फेस का सेंटर रहता है, तो मैं सिर्फ फेस की बात करूंगा, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का ज़रूरत पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कि ट्रायंगल ABC हम लोग लिए हैं, तो ABC हम लोग जो लेते हैं तो AC² यानी कि हाइपोटेन्यूज जो स्क्वायर होता है उसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो जाएगा 2A², यानी कि आपका AC यानी कि हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, अगर AC² जो है इसका स्क्वायर हटा दीजिएगा तो उधर आपका रूट आ जाएगा, तो AC =
√2a हो जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, √2a या a√2। तो r क्या हो जाता है आपका d/2, आप लोग को देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, d का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, d का वैल्यू तो आप देख चुके हैं कि क्या आया था, a/√2 है ना, क्योंकि d क्या होता है, ac/2 होता है। तो d बराबर ac/2 कैसे हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं कि d बराबर ac/2 कैसे हो गया। तो यहाँ से देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक की बात की है ना, तो वो ac का आधा हो जाता है ना। इसलिए आप बोल सकते हैं कि दो एटम के बीच की दूरी को d बोलते हैं और d बराबर a होता है। तो a बराबर आपको d बराबर क्या हो गया, ac/2। तो ac/2 हो गया, तो आप इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं a/√2। और फिर r में रिलेशन में रख दिए तो r बराबर हो जाता है a/2√2। यानी कि FCC में a और r का रिलेशन हो जाएगा a/2√2। ठीक है, तो ये आपका फेस का डायगोनल के हिसाब से हम लोग बनाए हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं BCC का। तो BCC देखते हैं कि ये बॉडी डायगोनल पर बनाता है। बॉडी डायगोनल क्या होता है, आप अपने कमरे को देखिएगा कि सबसे लंबा बांस अगर आपको बोला जाए रूम में घुसाने के लिए तो क्या कैसे डालिएगा, आप फ्लोर का डायगोनल नहीं लीजिएगा, दीवार का डायगोनल नहीं लीजिएगा, आप क्या लीजिएगा, बॉडी डायगोनल लीजिएगा। यानी कि एक वॉल का कोना और एक ज़मीन का कोना मिलाकर, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं कि A और B को हम लोग मिला दिए, तो इसे बॉडी डायगोनल कहते हैं। बॉडी डायगोनल करिएगा तो आपको इस तरीके से आपको ट्रायंगल मिल रहा है ABC। तो यहाँ पर देखिएगा AC तो आपको पता है कि ये कोर की लंबाई है, ये A हो जाएगी, और BC जो हम देख रहे हैं फ्लोर की आपकी AC हो गई है ना। जो हम लोग यहाँ देखे थे फ्लोर का, यानी कि फेस का जो हम लोग निकाले थे AC का वैल्यू पाइथागोरस से, तो वही हो जाता है। तो वो हम लोग क्या निकाले थे, AC का वैल्यू √2a, तो फेस वाला तो वही लिख दिए हम लोग यहाँ पर √2a। तो अब A भी निकालना है ना। तो AB का दूरी क्या हो जाएगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर D लिखा हुआ है शायद, तो खैर आप उसको, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो आप देख लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा AB²। तो AB² क्या हो जाएगा आपका, AC² / BC²। तो यहाँ पर आपका AB² हो जाएगा A² + 2a²। तो आपका हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद √3a या a√3 आपका आता है। ये पूरा जो AB का जो आपका आया है डिस्टेंस, वो आ जाता है a√3। तो आप देखिएगा कि दो एटम के बीच का दूरी क्या हो जाता है, d, और d बराबर क्या हो जाता है, AD/2, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके बीच का आधा दूरी है ना। AB का आधा दूरी है आपका d, तो AD/2 हो जाता है। तो उसका जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे वो क्या हो जाएगा आपका, ये देखते हैं। तो उसको जब हम लोग बना लेंगे, AD तो आपका क्या हो जाता है, √3a/2। तो यहाँ पर /2 हो जाना चाहिए था। तो अब r का वैल्यू क्या होता है, d/2। तो हम लोग क्या हो जाएगा, √3a/2 यानी कि × 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाता है फाइनल आपका, √3a/4। तो यानी कि अगर हम लोग कंक्लूज़न अगर किया जाए कि SCC में आपका क्या होता है, SCC में आपका r बराबर a/2 होता है। हमने FCC में देखा, FCC में r बराबर a/2√2 होता है, और BCC में हमने देखा कि r बराबर √3a/4 होता है। तो इस तीन चीज़ को कम से कम आप याद रखिएगा, आपको डेरिवेशन याद रहे चाहे नहीं रहे। फेस डायगोनल हम लोग निकाले थे √2a, बॉडी डायगोनल हम लोग निकाले थे √3a, यहाँ पर निकाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं कुछ। आइए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, यानी कि एकक कोष्ठिका विमा संबंधित गणनाएं। कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, किस संबंध में होते हैं आइए देखते हैं। तो ये जो आपका होता है डेंसिटी से रिलेटेड होता है, घनत्व से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको आएंगे फॉर्मूला पर, और उसके बाद ट्रिक बताएंगे। ये ज़बरदस्त ट्रिक है, उम्मीद है कि आप नहीं भूलिएगा कभी, और जब भी इस ट्रिक को याद करिएगा तो आपको ज़रूर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट में जो आपका डेंसिटी होता है, डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Z × m/a³। ये जो आपका m है बाबू, यानी कि विद्यार्थी, तो m क्या हो जाता है, ये आपका m होता है आपका द्रव्यमान यानी कि मास, है ना। मास हो जाता है। अब मास हम लोग कैसे निकालते हैं, मास निकालते हैं आपका m/na, यानी कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो
नंबर या एवोगाड्रो संख्या। यानी कि पूरा जो अगर कैलकुलेशन यानी कि फाइनल फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए वो हो जाता है डेंसिटी बराबर z इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एन ए। यहाँ पूरा आपको बता दिया जाए कि d जो होता है आपका ये डेंसिटी होता है, z आपका क्या होता है रैंक होता है, रैंक का मतलब हुआ SCC का 1, BCC का 2 और FCC का 4। तो ये आपका z का मान हो गया, इसे आप लिख लीजिएगा। तो z हो गया, m हो जाता है आपका मोलिकुलर मास, है ना। जैसे कि अगर एल्युमिनियम का मोलिकुलर मास लीजिएगा वो 27 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपका मोलिकुलर मास आपको दिया रहता है, या नहीं भी है तो आपको थोड़ी बहुत याद होगी। अब बात है Na क्या है, Na आपका एवोगाड्रो नंबर यानी कि वो हो जाता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। ए क्यूब क्या है, ए क्यूब आपका अभी हम तुरंत देखे थे, ए क्यूब जो है आपका दो एटम के बीच की दूरी हो जाती है, यानी कि एज लेंथ आप इसको बोल सकते हैं। एज लेंथ आपका एग्जाम में दिया रहता है, ठीक है। तो अब एज लेंथ आपको दिया रहता है, तो आइए देखते हैं एज लेंथ के बारे में। तो एज लेंथ जो है आपका जनरली आपका पीएम में दिया रहता है। पीएम यानी कि पिकोमीटर। पिकोमीटर जो होता है आपका मीटर में 10⁻⁻12 मीटर होता है। तो यहाँ तक भी आपको नहीं रुकना है, आपको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो याद रखिएगा कि एक पीएम बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, लेकिन ये भी हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि एक पीएम बराबर 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। बस इतना बात याद रखिएगा तो आपका न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। अब रहा बात आपका ट्रिक का कि इस फॉर्मूला को कैसे याद रखेंगे, है ना। एक मिनट जी, ये मैंने इरेज कर दिया। और कुछ देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर आपको बतानी रही तो ये फॉर्मूला का डिराइवेशन कैसे हुआ है वो आपको बता दें कि वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा। तीनों लेंथ ब्रेथ और हाइट को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है, यानी कि तीनों अगर एज लेंथ बराबर है तो a आपका हो जाता है ए क्यूब। मास ऑफ द यूनिट सेल क्या होगा, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इंटू मास ऑफ ईच एटम। तो वो क्या हो जाता है आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल यानी कि रैंक यानी कि z इंटू एम, ठीक है। और आप यहाँ देखिएगा m बराबर क्या होता है m/na, जो आपको बता चुका हूँ। तो उसी तरीके से डेंसिटी आपका क्या हो जाता है मास बाय वॉल्यूम, और मास क्या हो जाता है m/na आप लिख चुके हैं तो यहाँ पर, है ना। और वॉल्यूम आपका यहाँ आ गया है, और मास निकालने के लिए z हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरीके से आपका फॉर्मूला का क्या हुआ था, डिराइवेशन हुआ था। आइए इस फॉर्मूला को यूज़ कर एक दो न्यूमेरिकल बना लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि इफ FCC एलिमेंट एटॉमिक मास 60 ग्राम हैज़ ए लेंथ ऑफ 400 pm, फाइंड डेंसिटी, है ना। इसके हिंदी अनुवाद क्या होगा कि FCC एक तत्व है जिसका एटॉमिक मास 60 ग्राम है और उसका जो एज लेंथ है यानी कोर की लंबाई है वो 400 pm है। तो आप डेंसिटी यानी कि घनत्व आप उसको ज्ञात करें। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले FCC, तो FCC आपको पता है कि FCC में क्या होता है, एटम आपका कोना में भी होता है और फलक यानी कि फेस के केंद्र में भी होता है। यानी कि कोना में अगर होता है FCC तो क्या हो जाएगा, Z कैसे निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं 8 इंटू 1/8, ठीक है, प्लस 6 फेस होता है, 6 फलक होता है, गुना उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करिएगा तो 1 + 3 = 4। तो Z का मान आपको निकल गया। M का मान आपको दिया हुआ है 60 ग्राम, ठीक है, और A का मान आपका 400 pm दिया हुआ है। A का मान 400 pm यानी कि उसको सेंटीमीटर में बदली करिएगा तो 400 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि इसलिए हम लोग सेंटीमीटर में कर रहे हैं क्योंकि ये CGS यूनिट है ग्राम में, यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आएगा क्योंकि ये डेंसिटी हम लोग से पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए फॉर्मूला में हम लोग इसे रख देते हैं और बनाते हैं। चलिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल टू Z इंटू एम बाय ए क्यूब और Na। हाँ, मैंने आपको ट्रिक का बात किया था, तो ट्रिक इसका क्या है, डेंसिटी बराबर Z इंटू एम इंटू डिवाइडेड बाय ए क्यूब बाय Na का याद रखिएगा। एक ही बार मैं बताऊंगा, Z हम लोग याद रखेंगे जाने मन से, ठीक है। Z और M हम लोग रखेंगे जाने मन, जाने से याद रखेंगे Z और मन से याद रखेंगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आओ याद रखेंगे ए क्यूब और Na एवोगाड्रो नंबर। यानी कि डेंसिटी अगर आपसे कोई पूछता है तो मन में आपको बोलना है जाने मन आओ ना, बुलाना नहीं है किसी को, जाने मन आओ ना आप बोलिएगा। तो यानी कि जाने मन से हो जाएगा Z,
मन से हो जाएगा m मॉलिक्यूलर मास, आव हो जाएगा आपका a क्यूब और Na आपका हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर। खैर हम लोग वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो Z आपका वैल्यू क्या निकाले थे 4, मोलिकुलर मास आपका लिखा हुआ है 60 ग्राम और ए क्यूब आपका क्या था 400 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। बच्चे लोग भूल जाते हैं क्यूब डालना, लेकिन आप नहीं भूलिएगा। और नीचे में आपका हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो इससे सॉल्व करना है। अब तो ये मैथमेटिक्स आ गया है, तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ डायरेक्ट आंसर। चलिए, इसका आंसर होता है 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक और सवाल देख लेते हैं। चलिए, ए लेंथ ऑफ, चलिए इससे पहले इरेज कर लेते हैं। ए लेंथ ऑफ NaCl यूनिट सेल 564 pm, फाइंड डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। NaCl हम लोग को याद रखना है कि ये FCC टाइप अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये आपको जब न्यूमेरिकल आप बनाइएगा तो आपको याद हो जाएगा कि NaCl जो है आपका FCC होता है और CSCl जो है आपका BCC होता है। क्या, तो NaCl दिया हुआ है तो FCC होता है, तो Z बराबर क्या हो जाता है, इसका Z बराबर 4 हो जाएगा। और आपका यहाँ पर NaCl का जब कंपाउंड दिया हुआ है तो इसका मोलिकुलर मास आपको निकालना होगा। मोलिकुलर मास इसका क्या हो जाएगा 23 सोडियम का प्लस 35.5, यानी कि वो हो जाता है आपका 58.5 ग्राम। चलिए, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं। Z यानी कि 4 इंटू मोलिकुलर मास यानी कि 58.5 डिवाइडेड बाय ए क्यूब हो जाएगा, यानी कि 564 pm है, तो 564 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसे सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 2.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो उम्मीद करते हैं कि छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एक लास्ट टॉपिक आपका बच गया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का और आपका डिफेक्ट का। तो डिफेक्ट्स याद करने का, डिफेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपका टॉपिक आता है फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट। तो उसे याद करने का हम लोग ट्रिक बताएंगे आपको। और जो लास्ट टॉपिक बच जाएगा आपका मैग्नेटिज्म का, यानी कि उस पर हम लोग बात करेंगे और यूनिट 1 समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।